जय हिंद प्यारे साथियों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी में एक चैप्टर को देखने चलते हैं जिसका नाम होगा समास। समास किसे कहते हैं? समास जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो शब्द हैं? सम धन आस। सम का मतलब होता है बराबर और आस का मतलब होता है जुड़कर बने हुए। यानी इसका हम परिभाषा में कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। बाबू, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात आती है कि समास के बारे में जरा देखेंगे। समास होता क्या है? समास के बारे में देखें तो समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। अच्छा, संक्षेपीकरण करेंगे तो किसका संक्षेपीकरण? संक्षेपीकरण या यह भी कह सकते हैं संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त। अच्छा, संक्षेपीकरण या संक्षिप्त रूप कहेंगे तो समास होते कितने हैं? अगले पेज पर देखते हैं। चलिए अब यहाँ हेडिंग डाल लीजिएगा समास के बारे में। समास का वास्तविक अर्थ क्या होता है? समास का बाबू अर्थ होता है संक्षेपीकरण। लिखते जाइएगा हमारे साथ आप भी। संक्षेपीकरण, शब्दों को संक्षेपीकरण किया जाता है। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास मूलतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो ये भी देखेंगे। हम एक ट्रिक के द्वारा इसको बता रहे हैं। समास कौन कौन से होते हैं? समास होते हैं अब तक दादा। अब तक दादा। बाबू, कहने का मतलब ये है कि अ से क्या हुआ? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और ब से क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। ब से क्या हुआ? बहुब्रीहि समास। ठीक। त से क्या हुआ? त से तत्पुरुष समास हुआ। त से तत्पुरुष समास। और इस क से क्या हुआ? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इस द से क्या हुआ? द्वंद्व समास। इस द से क्या हुआ? द्विगु समास। अगर हम एक एक कर अध्ययन किया जाए तो यही 6 प्रकार के समास आपको देखने के मिलते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि समास का उल्टा क्या होता है। जरा अगले पेज पर हम इसे ही देख लीजिए। समास का उल्टा क्या होता है? समास का उल्टा होता है विग्रह। अच्छा, एक और बात जरा मेरे साथ ध्यान रखिएगा। बड़ी अच्छा पॉइंट आपको बताने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए संधि क्या होता है। संधि होता है बाबू वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का मेल को हम क्या कहते हैं? संधि के नाम से जानते हैं। लेकिन शब्दों के मेल को हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे शब्दों का मेल। यहीं पर हम लिख दे रहे हैं शब्दों का मेल। शब्दों का मेल, शब्दों का एक नया सार्थक मेल बनेगा, उसको हम समास कहेंगे। संधि वर्णों का मेल होता है। संधि का उल्टा बाबू क्या होता है? संधि का उल्टा विच्छेद होता है। विच्छेद का मतलब अलग अलग करना। लेकिन समास का उल्टा क्या होता है? विग्रह या व्यास होता है। लेकिन एक बात और देखेंगे, विग्रह कितने तरीके से किया जाता है। तो विग्रह के बारे में देखेंगे। समास के विग्रह यानी शब्दों को अलग करने की क्रिया, शब्दों को अलग अलग रखने की प्रक्रिया जो होती है, अलग करने की क्रिया या प्रक्रिया जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। किसी भी शब्द का जैसे विग्रह 2 प्रकार से किया जा सकता है। जैसे हम एक शब्द लिखे राजकुमार। राजकुमार को हम 2 तरीके से तोड़ सकते हैं। कौन कौन? एक लिख ले बाबू पूर्व पद और एक लिख ले उत्तर पद। उत्तर पद। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूर्व पद नहीं समझ में आता है। भाई, ये जो राज लिखा गया है ना बाबू, यही क्या है? पूर्व पद कहलाएगा।
पूर्व पद का मतलब पहले वाला पद, पहले वाला पद क्या कहलाता है? पहले वाला पद क्या कहलाएगा? पूर्व पद कहलाएगा। और जो अंतिम पद होता है, जो अंतिम पद, उसी को क्या कहते हैं? अंतिम पद। ठीक, अंतिम पद को क्या कहेंगे? उत्तर पद। इसमें राज क्या है? पूर्व पद। कुमार क्या है? अंतिम पद यानी उत्तर पद। आइए देखते हैं कि इन सब के द्वारा एक पहले कौन सा समास है? पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। जरा इसके बारे में आप भी मेरे साथ कोशिश करिएगा। पहला ही समास है अव्ययी भाव समास। हम यह कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा मेल जिसके प्रारंभ में, देखिए कितना सार्थक है, जिसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। बहुत सही। देखो बाबू, एकदम ट्रिक से आसान तरीका बता रहे हैं। जौना पद के आगे देख लिया कि उपसर्ग लागल बा, उहे अव्ययी भाव समास होगा। उपसर्ग किससे जुड़ा होगा? अनु से, आ से, प्रति से, भर से, प्रति, भर, यथा, आवत, ये सब से जुड़ा हुआ होगा। तो उस समास में क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। या हम यह भी कह सकते हैं, जिसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। और उत्तर पद क्या हो? गौड़ हो। उत्तर पद प्रधान न हो, क्या हो? गौड़ हो। उसे हम क्या कहेंगे? उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। या हम यह भी कह सकते हैं, जो समास में शब्दों का दोहराव हो। किसका दोहराव हो? शब्दों का दोहराव आए, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखें, दाल दाल में कौन समास है? रातों रात में कौन समास है? रातों रात में कौन समास है? बातों बात में कौन सा समास है? बातों बात में कौन समास है? अगर हम कहें कि जिसका पूर्व पद प्रधान हो या उपसर्ग से जुड़ा हो, जैसे हम कहें अनुचर में कौन समास है, या लिखे आजन्म में कौन सा समास है, जिसका अभी ट्रिक ही बताए हैं बाबू, जिसके प्रारंभ में क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो। देखिएगा, अनु उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। हमने एक लाइन लिखा प्रतिदिन में कौन समास है, तो आप तुरंत कहेंगे सर पहला वाला उपसर्ग से जुड़ा है, अव्ययी भाव समास में जाएगा। अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ना, भरपेट में कौन सा समास है? यथा संभव में कौन सा समास है? या यह भी नहीं समझ में आ रहा है, यथा आवत में कौन सा समास है? ठीक, तो इसका पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। या यह भी कह सकते हैं, जिसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, उससे अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए, अभी हम लिखे गांधी जी ने क्या किया था? आमरण अनशन किए थे ना। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो यही आमरण को अंडरलाइन कर देता है या डबल यूनिट का पूछता है कौन सा समास है। देखिए, क्या पहला पद उपसर्ग से जुड़ा है? कहेंगे हाँ सर जुड़ा है। तो कहेंगे बिल्कुल, आप चले आइए अव्ययी भाव समास में। अगला आइए, अगला समास, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो समास है, अगला समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखिए द्वंद्व समास में क्या? जिस समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो। यानी कहने का मतलब इसमें उत्तर पद भी रहता है और पूर्व पद भी रहता है, पूर्व पद भी रहता है। ये दोनों पद क्या होंगे बाबू? तो ये दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और सदैव इसमें द्वंद्व समास में सदैव योजक चिन्ह आता है, सदैव योजक चिन्ह आता है। कहेंगे सर योजक चिन्ह क्या होता है? तो बाबू योजक चिन्ह का मतलब यही वाला चिन्ह होता है, सदैव योजक चिन्ह आता है। और यह भी हम कहते हैं, इस समास में एक दूसरे का विपरीत आता है। योजक चिन्ह के साथ एक दूसरे का विपरीत, एक दूसरे का क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए।
देखो वो परिभाषा से तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा ले जाए। ये जो योजक चिन्ह एक दूसरे से विपरीत हो जुड़े हो, विपरीत से विपरीत पद से जुड़े हों। अच्छा जरा आए आओ बाबू बिल्कुल इसको देखते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, उदाहरण है क्या, हमने लिखा माता पिता में कौन सा समास है। आप कहेंगे सर न उपसर्ग से तो जुड़ा नहीं है, बेभाव जाएगा नहीं। यह तो इसका माता भी प्रधान है पिता भी प्रधान है, यानी दोनों के बीच योजक चिन्ह भी है, एक दूसरे का विपरीत भी है। हम कहें भाई बहन में कौन समास है। चलो अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो नदी नाला में कौन समास है, पाप पुण्य में कौन समास है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। या यह भी कह सकते हैं, एक और भी बात इसमें विशेषकर आप लिखना चाहते हैं कि जिस समास का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर या कामा अथवा कामा और से जुड़ा हो, और से जुड़े या और आए, उसे हम कहेंगे माता डैश पिता। हमने लिखा है ना, तो आप यही कहेंगे माता और पिता। हमने लिखा नर और नारी, नर और नारी, इसका विग्रह करिएगा क्या आएगा, यही आएगा या तो नर या नारी, नर या नारी। देखिए ना विग्रह में यह आ रहा है माता और पिता, और आ रहा है ना। अगर हम यह भी कहें कृष्ण डैश राधा, कृष्ण डैश राधा, पाप डैश पुण्य, पाप पुण्य हो गया, नदी नाला हो गया, भाई बहन हो गया, ये सारे उदाहरण किसमें किसके अंतर्गत आएंगे, द्वंद्व समास के। अभी कोई कहेगा सर सुख दुख, तो क्या सुख दुख विपरीत नहीं है, सुख और दुख क्या हो जाएगा, यह क्या है, दोनों विपरीत अर्थ दे रहे हैं। तो दोनों में क्या योजक चिन्ह से भी जुड़ा है, एक दूसरे का विपरीत भी है, सुख भी प्रधान है दुख भी प्रधान है, इसका मतलब कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। आगे आइए, अगला समास है द्विगु समास। अगले समास का नाम है द्विगु समास। द्विगु समास कहने का मतलब ऐसा समास जिसमें, ऐसा समास जिसका, ऐसा शब्द जिसका पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है बाबू पहला पद, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाची हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे द्विगु समास। अब उदाहरण में देखें, जैसे हमने लिखा है तिरंगा, तिरंगा का विग्रह करेंगे क्या आएगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का समाहार आएगा ना इसका विग्रह। अगर हम विग्रह करें चौराहा का क्या होगा, चार है राहें जिसके, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, उसे क्या कहेंगे, हम चौराहा कहेंगे। अब ऐसा क्यों न कहें कि जिसमें विग्रह करने पर समाहार या समूह का बोध कराए। अब देखो ना भाई साहब, तिरंगा तीन क्या है, संख्यावाची है, चौराहा क्या है, अगला पहला ही पद क्या है, संख्यावाची है। ठीक, हमने लिखा है पंचवटी में कौन समास है, पहला पद संख्यावाची है। सप्ताह लिखेंगे पहला पद संख्यावाची है। 7 दिनों के समूह, 5 वृक्षों के समूह को पंचवटी, सप्ताह 7 दिनों का समाहार होता है। हमने एक शब्द लिखा माह, माह 30 दिनों का एक समाहार होता है। भले इसके पहले कोई संख्यावाची तो नहीं आया, लेकिन माह हम कब कहते हैं भैया, 30 दिनों के समूह को ही न कहते हैं। कहेंगे बिल्कुल, हमने कहा शताब्दी, शताब्दी में कौन समास है, हमने कहा वार्षिक, 12 महीनों के समूह को ही तो वार्षिक कहते हैं, या 365 दिनों के समूह को ही तो वार्षिक कहते हैं। शताब्दी है, ठीक, माह है, पंचवटी है, तिरंगा है, सप्ताह है, चौराहा है इत्यादि, जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास के नाम से जानते हैं। 100 वर्षों के समूह को हम क्या कहेंगे, शताब्दी कहेंगे। अच्छा, हमने कहा चतुर्भुज, 4 भुजाओं के समूह को क्या कहेंगे, त्रिफला, 3 फलों के समूह को क्या कहेंगे। ठीक, यही उदाहरण, इतना तो विश्वास दिला रहे हैं कि सेम यही उदाहरण आपके उत्तर प्रदेश सिपाही में मिल जाएंगे। ये जो उदाहरण है, यही सेम उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश सिपाही में मिलेंगे। आइए अगले को देखते हैं।
अगला है अव्ययी हो गया, द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया। ठीक, तत्पुरुष समास के बारे में देखते हैं। देखिए तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में कारक विभक्तियों के साथ विग्रह किया जाए, जिसमें क्या हो, कारक विभक्तियां लगी हो, कारक विभक्तियां लगी हो, कारक विभक्तियां लगी हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कहने का मतलब हमने एक शब्द लिखा राजकुमार, राजकुमार का विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार होगा या पुत्र होगा। ठीक, हमने लिखा है स्नान घर, स्नान घर, इसका विग्रह करेंगे तो स्नान के लिए क्या आएगा बाबू? घर। तो कारक विभक्तियों में देखिए ना, यही तो कारक विभक्तियां होती हैं। अगर यह भी नहीं समझ में आए तो हमारे पास यही तो कारक हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन तत्पुरुष के बारे में देखा जाए तो होता कौन कौन है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलगाव का बोध कराता है, से अलगाव, संबंध का के की, संबंध का के की, ना ने नी रा रे री। ठीक, अधिकरण में पर, अधिकरण का मतलब क्या होता है? में और पर होता है। और संबोधन क्या होता है? हे भो, संबोधन क्या होता है? हे भो और अरे। यही हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं। लेकिन यह देखिए कर्ता ने को छोड़ दिया जाता है और संबोधन को छोड़ दिया जाता है। यहाँ से होती है प्रथमा तत्पुरुष, ठीक, इसको द्वितीय तत्पुरुष, इसको तृतीय तत्पुरुष, इसको चतुर्थ तत्पुरुष, इसको पंचमी, इसको षष्ठमी यानी छठवीं। अगर हम कहें कि राजकुमार में कौन सा समास है, तुरंत कहेंगे राजा का कुमार। का के की किस में आता है? तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। स्नान घर, स्नान के लिए देखो ना बाबू किस में आता है? तो संप्रदान में जाएगा ना। हमने लिखा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब क्या होता है? कि घर में प्रवेश, घर में प्रवेश। अच्छा, में पर किस में आता है? आप स्वयं देखो ना। में पर कहोगे सर अधिकरण तत्पुरुष समास तो है। अगर यह भी नहीं आया तो एक उदाहरण और लिख रहे हैं, गगन चुम्बी, गगन चुम्बी। अच्छा, गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला। अच्छा, गगन को चुमने वाला, कर्ता ने कर्म को कौन सा हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अगर यह भी नहीं आया तो ये लिखे, हम लिख ले धनहीन, धनहीन या ऋण मुक्त, हमने लिखा ऋण मुक्त। अच्छा, धनहीन का विग्रह क्या होगा? धन से हीन, धन से हीन यदि कोई है तो हम तुरंत क्या कहेंगे? अधिकरण से अलगाव का बोध करा रहा है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अलगाव हो गया, अपादान होता है, से अलगाव का बोध कराता है। तो यही तो जो होते हैं तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अगर तत्पुरुष हो गया तो आइए अगले समास को चर्चा करते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक कर्मधारय समास बिल्कुल नहीं समझ में आता है, लेकिन आज बिल्कुल समझा के ही छोड़ेंगे कर्मधारय समास। अच्छा, कर्मधारय में देखिए न पूर्व पद उत्तर पद की चर्चा नहीं करेंगे, जिसमें विशेषण विशेष से के साथ लगा हो, विशेषण विशेष से लगा हो, या उपमेय में उपमान की प्रधानता किया जाए, या पहला पद क्या हो? विशेषण हो, विशेषण हो, और अंतिम पद क्या हो? संज्ञा से जुड़ा हो। अगर यह भी लाइन नहीं समझ में आए तो यह तो समझ में बिल्कुल आएगा कि जिसका विग्रह करने पर, लिख लो बाबू, बिल्कुल लिख लो, यही चीज आपको मिलेगा। जिसका विग्रह करने पर, विग्रह करने पर क्या है? जो या के समान में विग्रह हो, के समान में टूटे या विग्रह हो, जो भी बात कर लीजिए,
जैसे हमने एक लाइन लिखा नील नील कमल। अच्छा, नील कमल, तो यह देखिए ना, कमल है जो नीला, कमल है जो नीला। अगर यह भी नहीं, अब हमने एक लाइन, एक शब्द लिखा है, बड़ी मसाले में पड़ता है ना, काली मिर्च। ये इसका विग्रह करेंगे तो मिर्च है जो काली, नहीं ये नहीं, काली है जो मिर्च, यही तो विग्रह निकलेगा। काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। अच्छा, है जो में टूट रहा है ना बाबू। अच्छा, हमने लिखा चरण कमल, कमल, तो इसका विग्रह निकलेगा क्या, कमल के समान, कमल के समान, के समान चरण। ये किस में जाएगा, है जो या के समान में, ये नहीं टूट रहा है। तो आप कहेंगे सर टूट तो रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल, जब अगर टूट रहा है तो बिल्कुल ये देखो ना, है जो या के समान में ये नहीं टूट रहा है। एकदम आसान ट्रिक के साथ, जिसका विग्रह है जो या के समान में हो वह कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला आइए बहुब्रीहि समास पर देखते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ऐसा समास होता है, बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है कि जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा। यानी इसको सीधे लिखेंगे क्या, जिस समास में कोई तीसरा पद क्या हो, प्रधान हो, प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कहने का मतलब बाबू ये है कि हमने लिखा है दशानन, दशानन, 10 है मुख जिसके, 10 है सिर जिसके, 10 है सिर जिसके। क्या पृथ्वी पर पूरे मानव का शरीर है ना, पूरे मानव का 10-10 सिर है। तो आप कहेंगे नहीं सर, वह एक ही व्यक्ति था, कौन, रावण। चलिए, नव तो प्रथम पद यानी कोई तीसरा व्यक्ति आए। अच्छा, हमने लिखा है गणेश, ठीक, या हमने लिख दें कि गणेश का विग्रह करें, या लंबोदर। चलिए यहां जरा इसको हटा देते हैं, हटा के रुकिए, लिखते हैं क्या, लंबोदर, लंबोदर, लंबा है, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका कौन है भाई साहब। तो आप कहेंगे सर गणेश जी तो हैं, लंबा है पेट जिसका, ठीक, या मोटा है जिसका पेट, कौन, लंबोदर ही है ना, गणेश। यानी कोई तीसरा ही तो व्यक्ति है जिसमें तीसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। या हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक, श्वेतांबर, श्वेतांबर, सफेद है अंबर जिसका, श्वेत है या सफेद है अंबर जिसका, अंबर जिसका, वह कोई ना कोई तीसरा ही व्यक्ति है ना। या हमने लिख दिया त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला, कौन, कौन है भाई, 3 नेत्रों वाला सभी मानव है, 3 नेत्रों वाला, 3 नेत्रों वाला लिख दें तो कौन होंगे, भगवान शिव जी होंगे ना। 4 भुजाओं वाला, चतुर्भुज हमने लिख दिया। कहेंगे सर चतुर्भुज तो अभी आप बता रहे थे, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला को हम क्या कहते हैं, 4 भुजाओं वालों, कौन, भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु के कितनी है, 4 भुजाओं का समूह है, ठीक, भगवान शिव है। श्वेतांबर, सफेद है अंबर जिसका, कौन, कृष्ण है। पीलांबर है, पीतांबर भी कहा जाता है, श्वेतांबर भी कहा जाता है कृष्ण को। अगर देखें कि 4 भुजाओं वाला कौन है, भगवान विष्णु है, ठीक। अगर यह किसी उत्तर में आपको लगे कि हम बहुब्रीहि दें, कि हम क्या दें, जिसका पहला पद संख्यावाची से द्विगु दें, यहां बड़ी आसान ट्रिक है भाई साहब, कि बहुब्रीहि समास को समास का पितामह कहा जाता है या जननी कहा जाता है, इसको हम जननी भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों ना काम करें कि पितामह छोड़ दें। हमने कहा, क्या कहा कि सभी समासों की इसको क्या कहते हैं, जननी कहते हैं। अगर किसी विकल्प में सबसे पहले ऑप्शन में दिखे बहुब्रीहि भी दे, बहुब्रीहि भी दे और एक दे दे द्विगु समास भी दे दे, तो सबसे पहले प्रधानता किसको देंगे, बहुब्रीहि को। अगर बहुब्रीहि नहीं होगा तो प्रधानता किसको देंगे, द्विगु को। और भी उदाहरण कुछ लिखते हैं। हमने लिखा, ठीक, कि पंचवटी,
पंचवटी। अगर इसका विग्रह करें तो यही निकलेगा ना, 5 वृक्षों का समूह निकलेगा। तो 5 वृक्षों का समूह जो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विगु समास के नाम से जानेंगे। अगर इसका विग्रह करें 5 वृक्षों का, 5 वृक्षों का स्थल, जहां स्थल 5 वृक्षों वाला स्थल जहां श्री राम जी विश्राम किए थे केवट के साथ, तो इसी को क्या कहते हैं, पंचवटी। तो वहां सभी लोग विश्राम कर सकते हैं, नहीं तो वहां कौन सा समास होगा, वहां बहुव्रीहि समास होगा। वहां बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ऑप्शन में दे तो सबसे पहले प्रधानता 1 नंबर में बहुव्रीहि को, अन्यथा द्विगु तो है ही है ऑप्शन में, कोई कहीं घबराने। कर्मधारय और बहुव्रीहि आ जाएगा, प्रधानता हम किसको देंगे, बहुव्रीहि को। तो अगर बहुव्रीहि ऑप्शन में है तो बहुव्रीहि, नहीं तो कर्मधारय अपने आप होगा। जिससे हमने लिखा है, ठीक, पिलांबर है, जितने भी, यही नोट करके लिख लीजिए, जितने भी पर्यायवाची शब्द है, जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं, जो देवी देवताओं के पर्यायवाची होते हैं ना, देवी देवताओं के पर्यायवाची, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास के क्या हैं, उदाहरण हैं। हमने लिखा है महावीर। अच्छा, महान है जो वीर, ये हनुमान जी का पर्यायवाची है ना महावीर, ठीक। महान है जो वीर, महान है जो वीर, क्या सभी लोग महान है क्या, नहीं, आप कहेंगे नहीं, वह एक ही व्यक्ति थे, कौन, हनुमान जी। तो आप कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब तो ये बात बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बाबू, एक एक कर जरा रिवीजन करा देते हैं आप सभी को। समास बड़ी अच्छा है, इससे आपको 1 से 2 नंबर का सवाल बिल्कुल मिलेगा। समास क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। अब तक दादा, अ से क्या निकला, अव्ययी भाव समास निकला, ठीक। और ब से क्या निकला, बहुव्रीहि समास निकला, ठीक, बहुव्रीहि समास कह लीजिए, ठीक, तत्पुरुष समास कह लीजिए, सब में आप समास जोड़ लीजिएगा। कर्मधारय, क से क्या निकला, कर्मधारय समास निकला। इस द से क्या, द्वंद्व समास निकला। इस द से क्या, द्विगु समास निकला। यही तो है पूरा का पूरा, यही 6 प्रकार के बाबू क्या होते हैं, समास होते हैं। जी, या इनका विग्रह किया जाए तो 2 अलग, विग्रह किसे कहते हैं, अलग अलग करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं। विग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पहले वाले पद को पूर्व पद, अंतिम पद को हम उत्तर पद के नाम से जानते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, कि जिसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो, या जौने शब्द के आगे उपसर्ग लगा हुआ मिले न बाबू, वही क्या है, यही न उपसर्ग जुड़ा है, यही न उपसर्ग। अनु, आ, प्रतिभर, यथावत। जिसके पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, उत्तर पद क्या हो, गौण हो, शब्दों का दोहराव आए। अच्छा, जरा नोट करके आगे भी लिख लीजिएगा। द्वंद्व समास किसको कहते हैं, सदैव योजक चिन्ह के बीच आता है, ठीक। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक। तत्पुरुष समास जो कारक विभक्तियां जिसमें लगी हो। आगे बताएं कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष्य का, या विशेषण के पहले देखिए, कमल क्या है, यह एक संज्ञा है, इसके पहले विशेषण है नीला। मिर्च क्या है, एक संज्ञा है। कमल क्या है, एक संज्ञा, ठीक। चरण क्या है, चरण का यह विशेषता बताया गया है, ठीक। या यह भी जिसमें उपमेय उपमान का निषेध रहित, उपमेय उपमान का निषेध रहित आरोप, उपमेय उपमान का संबंध पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे, ठीक। आगे देखिए, बहुव्रीहि समास, जिसका कोई तीसरा पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास, जैसे दस आनन हो गया, लंबोदर हो गया, श्वेतांबर हो गया, त्रिनेत्र हो गया, चतुर्भुज। अभी हम यही लिख दें। अच्छा, विषधर किसका पर्यायवाची है, तो कहेंगे सर विषधर, विष को धारण करने वाला, किसको, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे भगवान शिव हैं, ठीक। तो भगवान शिव जो है, इसका तीसरा ही पद तो प्रधान हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। आगे आइए जरा देखते हैं कुछ अन्य, लिखिएगा महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपोर्टेंट पॉइंट के नाम से इसको लिखिएगा। ये सबको नहीं बताते हैं बाबू, बिल्कुल विश्वास करो, सिर्फ आप ही लोग के क्लास में बता रहे हैं। देखो, जिसमें पुनरुक्ति आए, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव जिसमें पुनरुक्ति आए, जैसे दाल दाल, दाल दाल,
चावल चावल, रातों रात, रातों रात, ठीक, रातों रात, दिनों दिन आ जाए, ठीक। जिसमें पुनरुक्ति सूचक आए मानो दोहराव आए तो अव्ययी भाव होता है। अगर कहें कि जिसमें पुनरुक्ति भी आए, योजक चिन्ह भी आए और विपरीत का अर्थ दे, क्या होगा? आप तुरंत कहोगे सर द्वंद्व समास का तो होगा। अभी आप पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बाबू? जैसे माता डैश पिता है, जैसे माता डैश हमने ले लिया, माता डैश पिता, देखिए ना क्या है, ये दोनों योजक चिन्ह से भी जुड़ा है, यह दोनों समान है बाबू। इनमें पुनरुक्ति आता है, देखो एक ही जैसे शब्द आएंगे, ए में अलग अलग आएंगे, ठीक। नदी नाला, नदी नाला, भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन। अच्छा, दाल के साथ इसी में अगर भात लगा दे तब दाल भात, ठीक। यह क्या है? यह दोनों विपरीत अर्थ देगा, अव्ययी। अच्छा, हमने कहा धक्का धक्का में कौन समास है? लिख लो आप, धक्का धक्का में कौन समास है? अगर यही सपोर्टेड सवाल ये बन जाए, धक्का मुक्का में कौन सा समास है? अगर ये कहें कि धक्का और मुक्का में कौन समास है, धक्का और मुक्का में कौन समास है, ठीक, तो आप कहेंगे द्वंद्व समास। लेकिन यहीं पर याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट करके लिखना, इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप बिल्कुल इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्या? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जब उसी के साथ उसका अगला फीमेल हो जाए, कहने का मतलब ये है दाल दाल, धक्का धक्का। लेकिन यही लिख दे धक्का के साथ यदि मुक्की आ जाए, धक्का मुक्की में कौन समास है? अच्छा, गाला गाला में कौन समास है, जरा बताना तो। गाला गाला, तो आप कहोगे सर अव्ययी भाव। हमने कहा गला गाली, अब यही देखिए गाला और गाली, गला और गाली में कौन समास है, ठीक। मुक्का मुक्की में कौन समास है, ठीक। धक्का धुक्की में, धक्का यहीं पर जरा इसको बना लीजिएगा, धक्का के साथ अगर धुक्की लग जाए तो ठीक, यही लिख दे मुक्का और मुक्की में कौन समास है, मुक्का और मुक्की। कहने का मतलब एगो मेल, कहोगे सर इसमें भी तो आ रहा है, नहीं भाई, यही सब शब्द आते हैं। जैसे देखो, सीधा सीधी बात समझो, चुम्मा चुम्मा में कौन समास है, अव्ययी भाव। कहोगे चुम्मा उमा में कौन समास है, द्वंद्व समास। चुम्मा चुम्मी में कौन समास है, तो बहुब्रीहि समास है, एकदम आसान है। अगर हमने कहा कि भाई बात बात में कौन समास है, तो आप कहोगे बात बात में कौन समास है, बात वात में कौन समास है, बात बात में। अब बाता बाती में, जिसे लिखे हैं बाता बाती में कौन समास है, तो आप कहेंगे तुरंत यह एक ही के तरह, भले लग रहा है ना मेल फीमेल, एक ही के तरह, लेकिन सिर्फ आई का मात्रा जुड़ जाएगा, बहुब्रीहि में लिख लो, ठीक। यह भी समान ही होते हैं, पुनरुक्ति सूचक के तरह होते हैं, लेकिन एक मेल फीमेल का बोध कराएगा। तो कहोगे सर द्वंद्व में भी बोध कराए, बिल्कुल द्वंद्व में कराता है, लेकिन ये सब शब्द आते हैं धक्का मुक्का, मेल ही मेल आएंगे, ठीक। लेकिन यह धक्का धुक्की में, मुक्का मुक्की में, चुम्मा चुम्मी में, गाला गाली में कौन समास होगा, तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, राष्ट्र हित में शिक्षा, बाय धीरज सर।